Good morning, students. In our last class, we have discussed the fish farming, right? The cattle farming, poultry farming, already we have discussed in our earlier classes. And in our last class, we have discussed the fish farming, that how does the fish are being reared to get the food from them, right? Now, today we are going to discuss the beekeeping. We know that the bees give us honey, right? हनी बीज जो होती हैं उनसे हमको हनी मिलता है, और जब हम उनकी रेयरिंग करते हैं टू गेट द हनी फ्रॉम देम, so it is called as beekeeping. Honey is widely used, and therefore beekeeping for making honey has become an agricultural enterprise. हनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है एंड इट इज़ यूज्ड वाइडली, राइट? इसलिए जो बी कीपिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बन गया है, वो एक इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज बन गया है, राइट? मैनी अ पीपल आर बीइंग एम्प्लॉयड इन दिस फील्ड. Since beekeeping needs low investment, farmers use it as an additional income generating activity. और जो बी कीपिंग है उसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए जो फार्मर्स हैं वो इसको एज एन एडिशनल इनकम का सोर्स की तरह भी यूज़ करते हैं. मतलब वो अपनी एडिशनल इनकम के लिए भी बी कीपिंग करते हैं. In addition to honey, the beehives are a source of wax which is used in various medicinal preparations. और हनी के अलावा जो बीहाइव्स होते हैं, उनके मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, वो हमको वैक्स भी देते हैं. और ये जो वैक्स है उसका काफ़ी सारी मेडिसिन्स को बनाने में यूज़ आता है. तो ये जो वैक्स है वो हमको मेडिसिन्स बनाने में हेल्पफुल रहता है. The local varieties of bees used for commercial honey production are Apis cerana indica, commonly known as Indian bee A. जो लोकल वेराइटीज़ की अगर हम बात करें, मतलब इंडिजिनस जो इंडिया की बीज होती हैं उनका उनमें अगर हम बात करें तो एपिस सेरेना इंडिका एक स्पीशी होती है जिसका जनरली यूज़ किया जाता है एज अ कमर्शियल पर्पस. A dorsata, the rock bee and the A floria, the little bee. और ये सारी स्पीशीज़ हैं जिनका कमर्शियल लेवल पर यूज़ किया जाता है टू गेट द हनी फ्रॉम देम. एन इटालियन बी वेराइटी A mellifera has also been brought into increased yield of honey. जो A mellifera होती है ये भी एक तरह की इटालियन बी होती है. तो जो ए मेलीफेरा होती है इसका भी यूज़ किया जाता है उसकी हनी की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, राइट? दिस इज़ द वेराइटी कॉमनली यूज फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन. क्योंकि ये जो स्पीशीज़ होती हैं वो ज़्यादा अमाउंट में हमको हनी देती हैं, इसीलिए बी कीपिंग में इनका यूज़ किया जाता है सो दैट वी कैन गेट द इनफ अमाउंट ऑफ हनी फ्रॉम देम, राइट? नाउ The Italian bees have high honey collection capacity. जो इटालियन बीज होती हैं उनकी हनी कलेक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. दे स्टिंग समवॉट लेस, और वो काटती भी कम है, राइट? दे स्टे इन अ गिवन बी हाइव फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और वो अपने छत्ते में लंबे समय के लिए रहती है और बहुत अच्छे तरीके से ब्रीड करती है. For commercial honey production, bee farms or apiaries are established. कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए बी फार्म्स और एपियरीज बनाए जाते हैं, इस्टेब्लिश किए जाते हैं. द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पास्चरेज. जो क्वालिटी होती है हनी की और जो वैल्यू होती है हनी की वो डिपेंड करती है पैस्चुरेट्स पर और द फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन. और जो जो फ्लावर्स अवेलेबल हैं बीज को नेक्टर करने के लिए, जो मक्खी है वो रस जो है वो फ्लावर्स से ही चूसती है, राइट? फ्लावर्स से ही सक करती है. सो कौन से फ्लावर्स से बीज
सक कर रही है उस पर भी डिपेंड करता है कि हनी की क्वालिटी कैसी होगी. In addition to adequate quantity of pasturage, the kind of flowers available will determine the taste of honey, right? तो pasturage की क्वालिटी के अलावा फ्लावर किस तरह का है, फ्लावर किस काइंड का है, वो भी डिटरमाइन करता है कि हनी का टेस्ट कैसा होगा, right? Hence, our chapter is completed, and in this chapter we have studied कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर को और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट कर सकते हैं सो दैट वी कैन मीट अवर फूड डिमांड्स एंड वी कैन ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फूड सिक्योरिटी, राइट. अगर हम एक बार शॉर्ट में डिस्कस करें दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर, सो देर आर 13 न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर क्रॉप्स. किसी भी क्रॉप के लिए 13 ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं. Of course, 6 are required in large quantity and are known as macronutrients. और इन 13 में से 6 ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो उनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जिनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. Whereas the 7 nutrients are required in small quantities and are known as micronutrients. और जो बचे हुए 7 न्यूट्रिएंट्स हैं वो उनको कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और उनको बोला जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए वो मैक्रो, और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कम क्वांटिटी में चाहिए वो माइक्रो. और जो टोटल न्यूट्रिएंट्स होंगे वो कितने होंगे? 13. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द क्रॉप. मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन का मेन सोर्स होते हैं. किसी भी क्रॉप को न्यूट्रिशन किससे मिलता है? मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स से. ओके, नाउ ऑर्गेनिक फार्मिंग is a farming system with minimal or no use of chemicals as a fertilizers, herbicides, pesticides, etc. आपने सुना होगा एट अ टाइम ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ऐसी फार्मिंग जहाँ पर केमिकल्स का या तो कम से कम यूज़ हो या बिल्कुल भी यूज़ ना हो, ऐसी फार्मिंग को बोला जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग. और ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना तो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल हर्बिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स किसी का भी यूज़ नहीं करते हैं. एंड विथ अ मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट एंड बायो एजेंट्स विथ हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम. और इसमें किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता है? ऑर्गेनिक मैन्योर का, वो मैन्योर जो कि ऑर्गेनिक तरीके से बनाई गई है, नेचुरल तरीके से बनाई गई है. रिसाइकल्ड फार्म वेस्ट, फार्म के जो वेस्ट होते हैं, जो फॉडर क्रॉप्स होती हैं, उनका यूज़ किया जाता है एज अ मैन्योर. और जो बायो एजेंट्स होते हैं उनका भी यूज़ किया जाता है विद द हेल्दी क्रॉपिंग सिस्टम, राइट. सो इस तरह की फार्मिंग को बोला जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग. मिक्स्ड farming is a system of farming on a particular farm which includes crop production, raising of livestock, etc. जब एक ही फार्म पर, एक ही फील्ड पर दो या दो से ज़्यादा टाइप की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है तो उस टाइप की फार्मिंग को हम बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, राइट. ऐसा करने से क्या होगा? जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी मेंटेन रहेंगे. और अगर इन केस कोई एक टाइप की क्रॉप ख़राब हो जाती है या उसका प्रोडक्शन कम होता है तो जो फार्मर है वो एटलीस्ट दूसरी क्रॉप पर डिपेंड रह सकता है. सो इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली भी देखा जाए तो ये एक बेटर ऑप्शन है टू अडॉप्ट मिक्स्ड क्रॉपिंग. मिक्स्ड क्रॉपिंग इज ग्रोइंग ऑफ 2 or more crops simultaneously on a piece of land. जब दो या दो से ज़्यादा क्रॉप को सेम पीस ऑफ लैंड पर एक साथ उगाया जाता है तो उसको बोला जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग. ग्रोइंग 2 or more crops in a definite row pattern is known as intercropping. जब एक डेफिनेट रो पैटर्न्स में क्रॉप्स को उगाया जाता है तो उसको बोला जाता है इंटरक्रॉपिंग. जैसे कि ये एक फार्म हो गया, फील्ड हो गया, इसमें आपने देखा भी होगा एक रो हो गई एक पर्टिकुलर क्रॉप की, फिर दूसरी रो हो गई दूसरी क्रॉप की, जो थर्ड रो है वो तीसरी क्रॉप की,
और इस तरीके से ये जो है वो चलता रहता है, राइट। तो जब एक डेफिनेट रो पैटर्न में क्रॉप्स को उगाया जाता है तो उसको बोला जाता है इंटरक्रॉपिंग। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, दिस थिंग ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड। द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लान्ड सक्सेशन इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। जब अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है एक पीस ऑफ लैंड पर एक प्री प्लांट सक्सेशन में, प्री प्लांट सक्सेशन का मतलब एक के बाद एक के बाद एक, जैसे कि हो सकता है कोई क्रॉप 3 महीने में ग्रो हो जाती है तो हमने समर सीज़न में उसको जो समर सीज़न में होती है तो हमने उसको समर सीज़न में ग्रो कर दिया। एक दूसरी क्रॉप जो विंटर सीज़न में ग्रो करती है तो विंटर में हमने उसको सो कर दिया। तो जब इस तरह की क्रॉप्स जो सीजनल क्रॉप्स होती हैं उनको जब एक ही पीस ऑफ लैंड पर उगाया जाता है तो इसको बोला जाता है क्रॉप रोटेशन। अगर क्रॉप रोटेशन एक वेल मैनेज तरीके से किया जाए तो जो फार्मर है वो एक साल में एटलीस्ट 2 या 3 टाइप की क्रॉप्स को उगा सकते हैं। Varietal improvement is required for higher yield, good quality, biotic and abiotic resistance, shortening the maturity duration, wider adaptability, and desirable agronomic characteristics. वैरायटी में अगर हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो अम, हमको हाई यील्ड की ज़रूरत होगी, मतलब जो सीड्स हों वो हाई यील्डिंग सीड्स हों। गुड क्वालिटी की ज़रूरत होगी। बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए वैराइटल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। शॉर्टनिंग ऑफ मैच्योरिटी ड्यूरेशन, क्रॉप जो हैं वो जल्दी जल्दी मैच्योर हो जाएं इसलिए हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। वाइडर एडाप्टेबिलिटी, मतलब चाहे क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी भी हो हमारा जो क्रॉप है वो उसमें अडाप्ट कर पाए अपने आप को, इसलिए वैराइटल इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है। और डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हमको किसी पर्टिकुलर टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए किसी प्लांट में तो उसके लिए भी हमको इस तरह का जो इम्प्रूवमेंट है वो ज़रूरी है, राइट। So all these are the characteristics, all these are the things that we have to take care of while we are talking about the varietal improvement. Farm animals require proper care and management such as shelter, feeding, breeding and disease control. जो फार्म एनिमल्स होते हैं उनकी प्रॉपर केयर अगर हम की करें और उनका प्रॉपर तरीके से मैनेज करें, उनको शेल्टर दें, उनको फीड करें, उनको खाना दें, उनकी ब्रीडिंग करवाएं और उनकी डिजीज़ेस का ध्यान रखें तो इसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री, राइट। तो जब हम फार्म एनिमल्स का प्रॉपर केयर करते हैं, उनकी मेंटेनेंस करते हैं, उनको फीड, शेल्टर, ब्रीड करवाना, उनकी डिजीज़ का ध्यान रखना, जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं, उनकी पूरी देखभाल करते हैं तो उसको बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। पोल्ट्री फार्मिंग इज़ डन टू रेज डोमेस्टिक फाउल्स। पोल्ट्री फार्मिंग जब हम हैंस की रियरिंग करते हैं तो उसको बोला जाता है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री प्रोडक्शन इंक्लूड एग प्रोडक्शन एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन फॉर पोल्ट्री मीट। अब पोल्ट्री फार्मिंग में दो चीज़ें आ गई पोल्ट्री प्रोडक्शन में, पहला एग और दूसरा मीट। हैन से हमको एग भी मिलता है और मीट भी मिलता है। तो जिनको जो हैंस एग देती हैं उनको बोला जाता है एग लेयर्स और जो मीट देती हैं उनको बोला जाता है ब्रॉयलर्स। सो ब्रॉयलर और एग दोनों के लिए हैन को जो पोल्ट्री फार्मिंग है वो की जाती है, राइट। टू एनहांस पोल्ट्री प्रोडक्शन क्रॉस ब्रीडिंग इज डन बिटवीन इंडियन एंड एक्जॉटिक ब्रीड्स फॉर वैरायटी इम्प्रूवमेंट। कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो इंडियन ब्रीड्स में अच्छी होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ जो हैं वो फॉरेन ब्रीड्स में अच्छी होती हैं। तो क्या किया जाता है, उन दोनों ब्रीड्स की इंटरब्रीडिंग करवाई जाती है और ये इंटरब्रीडिंग होने से, क्रॉस ब्रीडिंग होने से जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें उन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और हमको एक इम्प्रूव्ड वैरायटी की स्पीशी हमको देखने को मिलती है, राइट। फिश में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मरीन सोर्सेस एज वेल एज इनलैंड सोर्सेस। फिश फार्मिंग में हमने पढ़ा था कि फ़िश हमको दो सोर्सेस से मिल सकती है, पहला मरीन सोर्सेस
जो सॉल्टी वाटर होता है वो सी वाटर, और दूसरा इनलैंड सोर्सेज जो कि फ्रेश वाटर सोर्स होते हैं वो. To increase production of fish, they can be cultured in marine and inland ecosystem. और अगर हम फिश का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हम उसको आर्टिफिशियली एक पॉन्ड में रख सकते हैं, जहाँ पर हम उनकी क्रॉस ब्रीडिंग भी करवा सकते हैं. उससे क्या होगा, ज़्यादा फिश का प्रोडक्शन हमको देखने को मिलेगा, राइट. तो हम इस तरीके से एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बना सकते हैं, चाहे वो मरीन हो या इनलैंड हो, राइट. Marine fish capture is done by fishing nets guided by eco sounders and satellites. आपने देखा होगा जो मछुआरे होते हैं वो एक नेट का यूज़ करते हैं टू कैच द मरीन फिश. तो मरीन फिश को कैच करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए फिशिंग नेट्स का यूज़ किया जाता है. और सी के अंदर कहाँ पे ज़्यादा फिश है, कहाँ पे कम फिश है, ये कैसे पता लगता है, इको साउंडर्स के थ्रू और सैटेलाइट्स के थ्रू. Composite fish culture system is commonly used for fish farming. Composite fish culture system जो है वो यूज़ किया जाता है फिश फार्मिंग के लिए, जब हम आर्टिफिशियली उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं, जिससे हमको फ़िश जो है वो बेटर क्वालिटी की भी मिलती है और ज़्यादा में क्वांटिटी में उनकी फ़िश यील्डिंग जो है वो होती है, राइट. देन लास्ट, बी कीपिंग इज़ डन टू गेट हनी एंड वैक्स. जो बीज हैं उनकी भी रियरिंग की जाती है. किस लिए? क्योंकि वो हमको हनी देती है, और उनके जो बीहाइव्स होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, उससे हमको वैक्स मिलता है. जो वैक्स है वो काफ़ी सारे मेडिसिनल यूजेस में काम आता है, राइट. सो इन दिस वे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री हमारे लिए एक मेजर सोर्स हैं हमारे फूड का. और अगर हम इनको प्रॉपरली मैनेज करें तो हमारी फूड सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है दैट कैन बी इजीली रिजॉल्व्ड, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स. The further chapter we are going to discuss in the next video. Thank you.